नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। तारा शाहदेव केस में सजा का ऐलान। कौशल्या रानी को 10 साल की सजा मुकर्रर कर दी गई है। रंजित उर्फ रकीबुल की मां कौशल्या है। कौशल्या रानी पर 50,000 का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया है। मुश्ताक अहमद को 15 साल की सजा मुकर्रर की गई है। मुश्ताक अहमद को 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। तो रांची से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तारा शाहदेव केस में सजा का ऐलान किया जा चुका है। कौशल्या रानी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। रंजित उर्फ रकीबुल की मां कौशल्या है। सजा का ऐलान किया जा चुका है। कौशल्या रानी पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। साथ ही मुश्ताक अहमद को 15 साल की सजा इस मामले में मुकर्रर की गई है। मुश्ताक अहमद को भी 50,000 का जुर्माना कोर्ट ने लगाया है। तो काफी सालों की जद्दोजहद न्याय के लिए लगातार तारा शाहदेव शूटर लड़ाई लड़ती रही और आखिरकार अब सजा का जो ऐलान है तारा शाहदेव केस में वो सीबीआई कोर्ट ने कर दिया है। तो रांची से खबर, जहां तारा शाहदेव केस में सजा का ऐलान किया जा चुका है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि कौशल्या रानी को 10 साल की सजा सुनाई गई है, जो रंजित उर्फ रकीबुल की मां है। धर्मांतरण, प्रताड़ना जैसे कई गंभीर आरोप शूटर तारा शाहदेव ने लगाए और बताया जा रहा है कि काफी लंबी लड़ाई लड़ी तारा शाहदेव ने इस पूरे केस को लेकर के। न्याय की उम्मीद थी और कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। तो शूटर जिसने कई उपलब्धियां हासिल की, लेकिन इस बीच और ये कोर्ट में क्या कुछ कैसे हुआ है उसकी भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। क्या अवतार पार्टी में अपने गौ मांस खिलाने का प्रयास किया था? क्या आपने धोखे से धर्म छुपाकर शादी कराई थी? यह भी सवाल कोर्ट की तरफ से पूछा गया। क्या धर्म के नाम पर आपने प्रताड़ित किया था? तो कोर्ट के अंदर भी क्या कुछ हुआ है उसको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हिंदू धर्म को आहत करने का प्रयास किया गया था? और ओम प्रकाश हमारे साथ सहयोगी जुड़े हैं। ओम प्रकाश, क्या यह माना जाए कि यह पहला ऐसा मामला है जिसमें लव जिहाद के मामले में सजा का ऐलान किया गया है? जी बिल्कुल, बता दें कि ये पूरा मामला जो है वो 2015 में सीबीआई के द्वारा टेक ओवर किया गया था हाई कोर्ट के माध्यम से, जिसके बाद सीबीआई ने पूरे मामले की जांच की। 2017 में ये पूरे मामले को सीबीआई की विशेष अदालत में इसे पेश किया गया और उसके बाद से इसकी सुनवाई लगातार हो रही है। इस मामले में लगातार गवाहियां हुई और तमाम वो छन छन कर सामने आती गई और जिसके बाद आज ये केस जो है उसमें सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई और मामले में जो अभियुक्त हैं, 3 आरोपी हैं, तीनों को सजा सुनाई गई है। मामले में रकीबुल की जो मां है उनको 10 साल, जो सबसे कम सजा की बात अगर की जाए तो उनकी मां को मिले है वो 10 साल की सजा है। वहीं दूसरी तरफ जो मुश्ताक अहमद थे, इस पूरे मामले में कल्प्रिट थे, उनको 15 साल की सजा दी गई। तो वहीं दूसरी जो रकीबुल है उन्हें आजीवन मतलब कारावास की सजा दी गई। इसके साथ ही 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। तो कहा जा सकता है अपने आप में एक बड़ा है मामला है, क्योंकि ये लव जिहाद से जुड़ा हुआ पहला केस था झारखंड में। उसके बाद से ही इस पूरे मामले को लेकर काफी हाई प्रोफाइल बवाल भी हुआ था। मामले को लेकर सरकार ने भी जांच की थी और उसके बाद इस मामले को सीबीआई को भेजा गया था, जिसके बाद ये सजा की बिंदु पर आज सुनवाई हुई। अपने आप में कहा जाए तो इस पूरे मामले को लेकर अभी जो मामले में जो पीड़िता हैं वो भी कोर्ट में मौजूद हैं। थोड़ी देर में वो निकलेंगी तो फिर उनसे भी बात करने की कोशिश की जाएगी कि आखिर वो इस सजा के बिंदु से जो सजा दी गई है अदालत की तरफ से वो कितना आश्वस्त हैं और कितना सेटिस्फाइड हैं। वहीं दूसरी तरफ जो आरोपी पक्ष है उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस मामले को लेकर वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और उसके बाद वहां से भी न्याय की गुहार लगाएंगे। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, जब इस सजा के ऐलान से पहले भी जब तारा शाहदेव से बात हो रही थी तो वो भी लगातार बता रही थी कि सालों की लंबी लड़ाई थी और अब जो सजा का ऐलान है वो किया जा चुका है। तो क्या लग रहा है कि अब जो पीड़ित है वो संतुष्ट होंगी? किस तरीके की बात जो है वो अपने तरफ से रखी कोर्ट में या फिर रखेंगी बाहर आने के बाद मीडिया के सामने भी? जी बिल्कुल, इसमें तमाम जो चीजें हैं उनकी तरफ से भी स्पष्ट हो पाएंगे कि आखिर वो किस तरह से देख रही है इस पूरे मामले में जो कोर्ट की तरफ से निर्णय आया है।
जो आदेश आया है वो कितनी सेटिस्फाइड है। हालांकि अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले में जिस तरह से सजा सुनाई गई है, जो इसमें सबसे अधिकतम सजा का प्रावधान है जो आजीवन कारावास की, वो रकीबुल उर्फ रंजीत सिंह कोहली को सुनाई गई है। वहीं दूसरी तरफ उनकी मां को जो सबसे कम सजा है वो 10 साल की है, वो सुनाई गई है। तो कहा जा सकता है कि अपने आप में अदालत की तरफ से जो आदेश है वो दे दिया गया है और अब थोड़ी देर में जो तमाम जो चीजें हैं और भी स्पष्ट हो पाएंगी, क्योंकि जजमेंट की कॉपी अभी जो है वो न तो वकील को मिल पाई है और जो सजा के बिंदु पर अभी भी सुनवाई जो है वो तमाम जो चीजें हैं उसके बाद अब तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। चलिए ओम प्रकाश, डिटेल्स पर आप नजर बनाए रखिए। तो एक बार फिर से आपको बताया कि तारा शाहदेव केस में सजा का ऐलान किया जा चुका है। कौशल्या रानी जो रकीबुल की मां है उनको 10 साल की सजा मुकर्रर की गई है। साथ ही रकीबुल जिस पर यह पूरा आरोप लगा उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही मुश्ताक अहमद को 15 साल की सजा और साथ ही 50,000 का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया है। बढ़ेंगे आगे। जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी खराब स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर अपनी ही सरकार से नाराज दिख रहे हैं। दरअसल जामताड़ा में डॉक्टर की काफी कमी है और जब न्यूज 18 ने इस बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि वे सिस्टम से हार चुके हैं। साथ ही सदन में भी डॉक्टर की कमी का मुद्दा उठाने की बात कही। वहीं पार्टी आलाकमान से भी मिलकर स्वास्थ्य विभाग में सुधार नहीं होने की शिकायत करने की बात कही। विधायक ने सिविल सर्जन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। साथ ही लिखित शिकायत के बाद भी सिविल सर्जन को नहीं हटाने पर गंभीर सवाल भी उठाए। मैं क्या कर सकता हूँ, विधायक हूँ, मेरे पास तो मंत्रालय है नहीं। यहाँ तो न जाने क्या हो गया, सीएस को नहीं हटा सकते हैं, किसी पदाधिकारी को नहीं हटा सकते हैं, बोलते तो उल्टा लेता है, रिएक्शन होता है। तो ये स्वास्थ्य में अच्छी परंपरा नहीं है। मैं देख रहा हूँ, मैं सदन में इस मामले को रखूंगा, मुख्यमंत्री से मिलूंगा और अब लगता है कि हमको आलाकमान से मिलना होगा, पांडे जी से मिलेंगे, बताएंगे कि विभाग हम लोगों का नहीं सुनता है, हमारी नहीं चलती है। अब देखिए हम लोग दिन रात पार्टी के लिए काम करते हैं, भ्रष्ट पदाधिकारी का जो मामला है हम उसको नहीं हटा पा रहे हैं, लिखे कहे फिर भी नहीं हटा पाए। सिविल सर्जन बताइए, लूट का अड्डा बना दिया, क्या कर सकते हैं बताइए। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जब विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा था तब सत्ता पक्ष के लोग इसे राजनीति बयानबाजी समझ रहे थे और अब कांग्रेस के विधायक खुद व्यवस्था की असलियत को सामने ला रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो एक लंबे समय से कहते आ रही है कि इस पूरे राज्य की जो पूरी व्यवस्था है वो चौपट है और हम हमेशा भी कहते आए हैं कि जो यहाँ का स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने पूरे स्वास्थ्य सिस्टम को वेंटिलेटर पर ला दिया है। अब तो सत्ताधारी दल के विधायक भी इस बात को स्वीकारने लगे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल इस राज्य में बर्बाद हो गई है। जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी ने बिल्कुल सही कहा कि जो डॉक्टर्स है उनकी कमी है, उनके जिले का उन्होंने उल्लेख किया, पर कमोबेश यही स्थिति पूरे प्रदेश की है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी उसी कांग्रेस पार्टी से आते हैं जिसके हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता है और वो बन्ना गुप्ता की कार्यशैली पर पहले भी सवाल उठा चुके हैं। तो जाहिर तौर पर जो पहले हम कहा करते थे अब सत्ताधारी दल के विधायक भी वही बोल रहे हैं। रांची के हुंड्रू फॉल में सोमवार को तेज धारा में बहे युवक शुभम का शव आज बरामद कर लिया गया। शुभम बिहार के राजगीर का रहने वाला था और सोमवार को हुंड्रू वाटरफॉल की तेज धार में बह गया था, जिसके बाद उसके शव की तलाश जारी थी। वहीं एनडीआरएफ की भी टीम लगातार शव की तलाश में जुटी थी, लेकिन जलप्रपात के तेज बहाव से उसकी तलाश मुमकिन नहीं हो पा रही थी। लोहरदगा में कुड्डू का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह से जर्जर है और भवन के प्लास्टर गिरने लगे हैं। भवन में जिस जगह पर्ची काटी जाती वहां छत के प्लास्टर का बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। गनीमत रही कि उस वक्त वहां कोई कर्मचारी या मरीज मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ी घटना हो सकती थी। मलबे की चपेट में आने से कमरे में रखे टेबल कुर्सी क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर रूम के साथ ही अस्पताल प्रभारी कार्यालय और दूसरे कमरे के भी छत की प्लास्टर गिरती रहती है, जिससे कर्मचारी डर के साए में काम करने को मजबूर हैं।
लेकिन हम लोगों को समझ नहीं आया कि ये कहाँ पर का ये गिरा है। हम लोगों को लगा कि कोई पेड़ गिरा होगा अगल बगल में, ऐसा लगा। लेकिन रात में जब अगर ये दिन में गिरता मैडम तो बड़ा हादसा हो सकता था। दिन में गिरने पर तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि शाम का समय था, इसी कारण से ओपीडी। तो इसकी रिपोर्टिंग कहीं करेंगी क्या? हाँ, इसकी रिपोर्टिंग करेंगे और हम लोग इसको बनाने में तो हम सक्षम नहीं है, इसलिए। रांची में नया सराय के प्रबंधन नगर में आज रीजनल पासपोर्ट ऑफिस की आधारशिला रखी गई। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन ने शिलान्यास किया। विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि देश भर में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय बनाने का लक्ष्य पूरा किया जा रहा है। इसी के तहत रांची में भी भवन निर्माण का शिलान्यास किया गया। ये पासपोर्ट ऑफिस 15 महीने में बनकर तैयार होगा। शिलान्यास कार्यक्रम में बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश, आदित्य साहू और समीर उरांव मौजूद रहे। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय का शिलान्यास आज हो गया है। देश में हर जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो क्षेत्रीय कार्यालय का खुद का कार्यालय इमारत बनाने का जो लक्ष्य है, उस कड़ी में झारखंड में हम ये क्षेत्रीय कार्यालय का खुद का इमारत आज उसका शिलान्यास हो गया है। अगले 1 साल के अंतर्गत 15 महीने में ये इसका निर्माण पूरा हो जाएगा। खबर सिक्किम से, जहां मागन जिला में आई बाढ़ में झारखंड के कई प्रवासी श्रमिक फंसे हुए हैं। यहां 3 अक्टूबर को बादल फट गया था, जिसकी वजह से अचानक हुई तेज बारिश में कई लोग पानी में समा गए। वहीं गुड्डा के करीब 40 कामगार अभी भी सिक्किम में फंसे हुए हैं। ये लोग सुंदर पहाड़ी और गुड्डा के रहने वाले हैं, जो सड़क निर्माण कार्य में जुटे थे। कामगारों ने वीडियो जारी कर रेस्क्यू की गुहार लगाई है। ये लोग जान बचाकर पहाड़ के ऊपर पहुंचे हैं। पहले ये लोग नदी के किनारे रहते थे, लेकिन नदी में आई बाढ़ से इनका आशियाना तबाह हो गया था। रामगढ़ और रांची जिले में लगातार हो रही बारिश से पतरातू डैम का जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद वाटर लेवल मेंटेन करने के लिए डैम के 2 फाटक खोल दिए गए हैं। पीटीपीएस से शेष परिसंपत्ति पदाधिकारी की ओर से डैम के जलस्तर पर नजर रखी जा रही है और हर 1 घंटे पर वाटर लेवल की रीडिंग ली जा रही है। डैम के 2 फाटक खोले जाने के बाद नलकारी नदी और दामोदर नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद निचले इलाके के लोगों को माइकिंग के जरिए नदी और डैम किनारे जाने से सतर्क किया जा रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं रामगढ़ संवाददाता जावेद खान। रामगढ़ जिले में लगातार हो रहे बारिश के कारण पतरातू डैम का जल स्तर 1328.5 आरएल के करीब पहुंच गया है। इसके कारण पतरातू डैम के 2 फाटकों को खोल दिया गया है। कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं फाटक नंबर 3 और फाटक नंबर 6 से फिलहाल 3-3 इंच पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। पानी डिस्चार्ज किए जाने के कारण नलकारी नदी और दामोदर नदी का जल स्तर में वृद्धि देखा जा रहा है। कैमरे के माध्यम से देखा जा सकता है। बताया गया कि बुधवार सुबह 6:30 बजे पहला फाटक खोला गया और शाम में फाटक नंबर 3 को खोला गया है। आप देख सकते हैं विहंगम दृश्य के। यहाँ बताया गया कि डैम के जल स्तर पर लगातार नजर रखा जा रहा है। हर 1 घंटे पर वाटर लेवल की रीडिंग ली जा रही है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो आए हैं, उनसे हम सीधे बात कराएंगे। बताइए, आपका क्या नाम है? कुंज बिहारी। क्या आपको लग रहा है पहली बार बरसात में खुला है मौसम में? लेट से खुला है, अब लेट से खुला है। हाँ, लेट से इसका खुला है। इंतजार था? हाँ, इंतजार क्या फायदे होंगे? फायदे होंगे कि वो कुआं नदी नाला सब पानी अच्छा आ जाएगा। पानी अच्छा जाएगा। इसका इंतजार आप लोग कर रहे हैं? हाँ, हम लोग इंतजार कर रहे अच्छा लग रहा है। हैं। डैम खुला है बोल के फोटो खींच लिए पूरा? जी सर, खींच लिए पूरा। हाँ। अब देख सकते हैं यहाँ पर लोग घूमने भी आ रहे हैं, फोटो शूट करा रहे हैं। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से कि किस तरह का दृश्य है, विहंगम दृश्य है। यहाँ पर शेष संपदा पदाधिकारी ने बताया कि जरूरत पड़ने पर और भी फाटकों को खोला जाएगा। लगातार डैम के जल स्तर की निगरानी की जा रही है और यहाँ पर वाटर लेवल की रीडिंग भी की जा रही है। प्रशासन ने नलकारी नदी या दामोदर नदी समेत निचले इलाके में रहने वाले लोगों को माइकिंग के जरिए अलर्ट
किया है, खोल दिया गया था। डैम में कुल 8 फाटक हैं, आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से कि किस तरह से पानी का डिस्चार्ज किया जा रहा है। यहाँ पर रामगढ़ जिले में लगातार बारिश जारी है, ऐसे में पतरातू डैम का जलस्तर और भी बढ़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। दुमका में पिछले कई दिनों से बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं आज भी सुबह से ही उपराजधानी और आसपास के इलाके में बारिश हो रही है। इससे लोगों को दैनिक काम में परेशानी हो रही है। बारिश की वजह से शहर के मुख्य बाजार में कम लोग दिखाई दे रहे हैं और जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। इधर बारिश और लोगों के कम आने से दुकानदारों की भी परेशानी बढ़ी हुई है। साहिबगंज में पिछले 3-4 दिनों से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक कोल्हान के करीब 8 जिलों में भारी बारिश से लेकर ठनका गिरने तक का अलर्ट जारी किया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं साहिबगंज संवाददाता पवन राय। पिछले 3 से 4 दिनों से जो है बता दें कि कोल्हान के कई जिलों में जो है भारी बारिश हो रही है और इसको लेकर जो है रांची मौसम विभाग ने जो है पूर्वानुमान लगाया है कि कोल्हान के कई ऐसे जिले हैं जो खास करके बता दें कि पाकुड़, देवघर, साहिबगंज और कोडरमा जैसे जिलों में जो है भारी बारिश की जो है वो पूर्वानुमान लगाया गया है। और ऐसे में जो है मौसम विभाग ने जो है येलो अलर्ट जो है जारी कर दिया है और लोगों से अपील भी की गई है कि ऐसे में लोग जो है सतर्क रहें। खास करके तटवर्तीय क्षेत्र जो है दियारा क्षेत्र के वासी जो है उनसे भी अपील की गई है कि जो है समय से पूर्व जो है वो सुरक्षित स्थान पर चले जाएं और लोगों से जो है अपील की जा रही है कि वो जो है पहले से ही वो सतर्क रहें। और इसको लेकर जो है मौसम विभाग ने जो है येलो अलर्ट जारी कर दिया है। तो कह सकते हैं कि कई जिलों में जो है अब जो है 24 घंटे के अंदर जो है भारी बारिश की जो है संभावना वो जताई जा रही है। पवन राय, न्यूज़ 18, साहिबगंज। रांची में हुई मूसलाधार बारिश से 70% मौसमी सब्जियां बर्बाद हो गई हैं, जिससे लेकर किसान परेशान हैं क्योंकि यही वो समय होता है जब झारखंड के किसानों को उनकी परिश्रम का मुनाफा मिल पाता है। कांके और पिठोरिया क्षेत्र में हजारों हेक्टेयर में लगी फूल गोभी, पत्ता गोभी, धनिया पत्ता, टमाटर, करेला के साथ ही दूसरी सब्जियों की फसल गल गई है। ऐसे में किसानों को भारी नुकसान हुआ है। हम लोग तरफ तो और खराब है, इससे फसल बर्बाद हो गया है बारिश के कारण। अभी रांची महिला यात्रियों के लिए पिंक बस शुरू की गई थी, पर शाम होते ही बस महिलाओं को सेवा देना बंद कर देती है, जिससे कामकाजी महिला और छात्राओं को शाम के वक्त सफर करना मुश्किल हो जाता है। रांची नगर निगम ने बस की कमी जल्द दूर करने की बात कही है। अच्छा है लेडीज के लिए, खासकर अगर रात में भी चलती है तो बहुत सारी लेडीज रहेगी। मान लो कंडक्टर या खलासी मतलब या ड्राइवर जेंट्स रहे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उतनी लेडीज रहेंगी तो चलना 10 बजे तक तो चलना चाहिए। Student, I think that would like to highlight this point to our government that after at least till 11 o'clock in the night, the pink buses should run. मेरा ऑफिस आवर शाम 7 बजे से 8 बजे तक रहता है, तो डेली ट्रैवल है मेरा। तो इसी बस से मतलब बसों से ही? बस से या फिर ऑटो से। ऑटो से। पिंक बसेस इस दौरान कभी मिल पाती है तुम्हें? नहीं मिल पाती है क्योंकि वो तो 6 बजे के बाद नहीं चलती है। तो क्या लगता है कि चलना चाहिए ऐसे? जी चलना चाहिए, बहुत हेल्पफुल होगा वो हमारे लिए। ऐसा अनसेफ फीलिंग इसमें भी नहीं रहता है, बेटर होगा बट इसमें वैसा कोई इश्यूज नहीं है। निगम के द्वारा 37 बसेस चल रही है और 4 पिंक बसेस है। तो पिंक बस की चूँकि संख्या कम है हम मानते हैं, लेकिन हमारे अभी जो प्लान किया जा रहा है सरकार की ओर से पूरे शहर में और बसें आने की संभावना है। वो जल्दी ही मतलब अंतिम स्टेज में है। सरकार का जैसे निर्देश होगा बसें और आएंगी। की सेवा की शुरुआत की गई, लेकिन जैसा कि बता दें कि पिंक बस जो है वो सुबह और शाम तक चलती है, लेकिन शाम ढलने के साथ ही ये बसें जो हैं वो खड़ी हो जाती हैं, जिस वजह से महिलाओं को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्या ये ऐसा मान लिया जाए कि महिलाएं जो है वो शाम को नहीं निकलती हैं? लेकिन महिलाओं से जो हमारी बात हुई, ज़्यादातर महिलाएं जो कामकाजी हैं या फिर जो पढ़ाई करती हैं, उनका भी यही कहना है कि शाम के वक्त भी बसों का चलना ज़रूरी है। हालांकि निगम के द्वारा अभी बताया जा रहा है कि महज 4 ही बसें जो हैं
वो पिंक है, लेकिन आने वाले दिनों में जो बसें मिलेंगी उसके अनुसार इन बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी और उसके साथ टाइमिंग भी। तो देखना होगा कि कब तक ये निगम की तरफ से जो प्रस्ताव है वो कब तक पूरा होता है और कब तक धरातल पर ये जो तस्वीर है वो महिलाओं के हक में नजर आती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और आइए एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।